वो तो केवल नीति, उसका पालन कैसे होगा, ये वर्तमान जो तंत्र में उसको कैसे लाना है, सिस्टम में कैसे लाना है, एक वो अलग पक्ष है। ये हम लोगों को तय करना है। और अगर ये तय नहीं हो पाता, इसकी यदि नीति अच्छी है और पालन ठीक नहीं हो पाता है, तो निश्चित तौर पर सिस्टम में जो लोग हैं उसके जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि कई बार योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन उसको पालन करने वाले, उनकी मंशा स्पष्ट नहीं होती है, उनकी उसके बारे में मनोभाव पवित्र नहीं होते हैं, तो कई बार उसके दुष्परिणाम सामने दिखाई देने लगते हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरा ये है कि कुछ प्रयोग की दृष्टि से भी नए नए काम कर दिए जाते हैं कि चलो ये देखा जाए। तो जब ये भी होता है तो कई बार उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाते, वो भी एक विषय है, तुरंत रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि सर्वाधिक यदि प्रयोग समाज के किसी भी सेक्टर में या क्षेत्र में होता है तो है शिक्षा। मुझे लगता है कि साल भर में चिंतनशील लोग अनवरत कुछ कुछ प्रयोग करते रहते हैं। अब एक चीज और आ गई है वैश्वीकरण के कारण कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम दुनिया को देख सकते हैं, तो एक जो नकल करने की प्रकृति और प्रवृत्ति आ गई, यानी दूसरे को देख करके वैसे ही आत्मसात कर देना, यानी एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और एक जो है दूसरे को देख करके तुरंत हमारा सिस्टम उसके अनुकूल है कि नहीं है, हमारे संसाधन उसके अनुकूल है कि नहीं है, उसके अनुसार चीजों को आत्मसात कर देना। तो आत्मसात हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अपनाना तो फेल हो जाना, क्योंकि उसके पहले हमारे जो संसाधन थे, हमारा जो मन था, इन सारी बातों पे विचार नहीं हुआ। हमको जो चीज अच्छा लगा, अभिभूत हुए, उसको तुरंत लागू करो। क्योंकि धन है, लागू कर सकते हैं, जनता का धन मिल रहा है तो लागू कर सकते हैं। तो ये विकास की दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम खोजते जाते हैं, नई चीजों को देख के लिखते चले जाते हैं। उसके अलावा एक जो दूसरा विकास है कि हमने दूसरे को देखा तो हमने मांग कर ली। हमारे पड़ोसी के घर में जब कोई खिलौना आता है तो उनके घर बच्चे के खेलते हुए देखते हैं, तो हमारे घर का भी बच्चा मांग करने लगता है मुझे ये चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के विकास की प्रक्रिया भी होती है, तो उसका भी हम लोग अपना लेते हैं। यानी जिसको टूल्स कहते हैं, नए नए टूल्स का डेवलपमेंट, नए नए साधनों के अभिनव प्रयोग, तो नई शिक्षा में अनवरत होता है। ये कोई नया नहीं। आप कल्पना करिए कि हजारों साल पहले जब हमारे पास लिखने पढ़ने के उतने चलन नहीं थे, आविष्कार नहीं था ऐसा मैं नहीं कह सकता, चलन नहीं थे। क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूँ? तो इसलिए कि जब मैं पत्रकारिता पढ़ाता था तो पत्रकारिता का इतिहास पढ़ाते समय कानपुर विश्वविद्यालय में मैं एक बार जैसे भूज पत्र हुआ तो मैं भूज पत्र मंगाया, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप देखिएगा। आपका ये जो कागज है, जो कागज जिस पे आप लिखते हैं, ये 70 से लेकर के 60 से लेकर के 80 GSM का कागज है। आप भूज पत्र जिसपे वैदिक मंत्र लिखे जाते हैं और पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह जो है मुझे लगता है कि 30-40 GSM का कागज होगा और आप उसको अनवरत कई वर्षों तक रख सकते हैं। तब मुझे समझ में आया कि वो लोग जानते थे ताड़ पत्र पे आपकी स्याही सूख सकती है, ताड़ पत्र पे जो लिखा जा सकता है वो सूख नहीं सकता है। जो बहुत कुछ लिखने की परंपरा रही होगी, लेकिन फिर भी अपने वहाँ वाक परंपरा, आप सभी लिख करके सीखते हैं, किताबों को लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आप ठीक ठीक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैदिक वाङ्मय हमारे देश में चलन में था और मौखिक परंपरा में था, उस मौखिक परंपरा में स्वर आज तक नहीं बदला। और जैसे बहुत सारे लोग हमारे वहाँ हिंदी पढ़ाने वाले, और तो कोई बोलता अ से आम, आ, अब देखिए हमको कितने प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों के उच्चारण में एक तनिक मात्र में अगर अ है तो उसको अ नहीं होगा,
इतना अंतर नहीं आया है। आपने देखा होगा कि वेद मंत्र